हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी के लिए जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ उस एमसीक्यू के बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। और यदि आप एनएचएम वैकेंसी की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप कर पाएंगे वो भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग आज के इस वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिवीजन इज कॉल्ड। इंटरवल क्या होता है? क्या आपको पता है इंटरवल क्या होता है? इंटरवल मतलब होता है गैप। जैसे कि एक मूवी चल रही होती है तो बीच में गैप लिया जाता है तो उसको इंटरवल कह दिया जाता है। तो यही बात है कि यदि कोई सेल डिवीजन है, एक बार सेल डिवाइड किया फिर दूसरी बार सेल डिवाइड करेगा, तो जो एक बार सेल डिवीजन हुआ फिर दूसरी बार सेल डिवाइड करेगा तो बीच में वो कुछ गैप लेगा, तो उसी गैप को इंटरवल कहते हैं। तो वो इंटरवल वाला पीरियड क्या कहलाता है? तो एक्चुअली में जब सेल डिवीजन कर रहा होता है तो एक साइक्लिक वे में करता है। किस प्रकार से? साइक्लिक वे में। तो जिस साइक्लिक वे में करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। और वही सेल साइकिल इस डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, जब कोई सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले अपने डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है, यानी तैयारी करता है। तो जिस फेज में वो तैयारी करता है उस फेज को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। और एक्चुअली में जहां सेल डिवाइड होता है उसको एम फेज कहते हैं। तो इंटरवल क्या करना है? यदि कोई सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो पहले उसका इंटरफेज आएगा, उसके बाद माइटोसिस, एम फेज मतलब माइटोसिस आएगा, उसके बाद फिर से यदि वो सेल डिवाइड करना चाहता है तो फिर से वो क्या होगा? प्रिपरेशन करेगा, यानी इंटरफेज आएगा, फिर से क्या होगा? देन माइटोसिस फेज आएगा ना। तो दो माइटोसिस देख रहे हैं ना, दो सेल डिवीजन, एक यहां हो रहा है एक यहां हो रहा है, तो दो सेल डिवीजन के बीच के फेज को क्या कहेंगे? इंटरफेज कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरफेज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, इंटरफेज हो गया। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ आप देख लीजिए। जो इंटरफेज होता है उसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, यानी जो सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होता है वो प्रिपरेटरी फेज, वो इंटरफेज में होता है। और ये जो होता है वो 3 फेज में बटा होता है। सीक्वेंस पूछा जाता है कि सेल डिवीजन का सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में सेल डिवाइड होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है? इंटरफेज होता है, उसके बाद एम फेज होता है। लेकिन इंटरफेज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 पार्ट में। एक होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज। ठीक है, पहले G1 फेज में क्या होगा? सेल बड़ा होगा, ग्रोथ होगा। दूसरे S फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये तो आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो S फेज में होता है। किस फेज में? S फेज में। उसके बाद G2 फेज में आता है जिसमें कि फिर से प्रिपरेशन होता है। तो एक्चुअली पूरा इंटरफेज एक तरीके से प्रिपरेटरी फेज है। उसके बाद वो M फेज में प्रवेश करता है, यानी माइटोसिस करने के लिए, यानी सेल डिवाइड करने के लिए जाता है। और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसको भी हम लोग 4 फेज में बांटते हैं। कितने फेज में? 4 पार्ट्स में। एक होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे? PM एट साइटोकाइनेसिस। क्या? साइटोकाइनेसिस। PM एट साइटोकाइनेसिस, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी सेल फाइनली डिवाइड कर जाता है। तो आप इसका सीक्वेंस सबसे पहले, और ये जी नोड फेज क्या है? इसको कोसेंट फेज कहते हैं। और कोसेंट फेज वो सेल कोसेंट फेज में रहता है, जी नोड फेज में, जिसको डिवाइड नहीं करना होता है। ठीक है, तो जिसको डिवाइड नहीं करना होता है वो जी नोड फेज में होता है। तो सेल डिवीजन का सीक्वेंस यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? यदि सेल डिवाइड करना शुरू करना चाहता है, सेल डिवाइड होना चाहता है, तो सबसे पहले उसका क्या आएगा? G1 फेज आएगा, उसके बाद क्या आएगा? S फेज आएगा, उसके बाद क्या आएगा? G2 फेज आएगा, उसके बाद क्या होगा? प्रो फेज आएगा, उसके बाद क्या होगा? मेटा फेज आएगा, उसके बाद क्या होगा? एना फेज आएगा, उसके बाद क्या होगा? टीलोफेज आएगा, उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो G1, S एंड G2 क्या होता है? इंटरफेज के अंतर्गत आता है। और ये चारों क्या होता है? माइटोसिस के अंतर्गत आता है। और ये साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी सेल फाइनली डिवाइड कर जाता है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन की मदद से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को, आप काफ़ी सारे बातों को आप सीख गए। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी लेवल्स के क्वेश्चन आएंगे सेल डिवीजन से, तो आप इसको प्रॉपर वे में देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन। सबसे पहले आप मेरे को ये
बताइए क्या एरिथ्रोसाइट होता क्या है? तो आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल, या फिर आप कॉर्पोजल्स कह लो, कॉर्पोजल्स भी कह सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता कहाँ है? तो रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है। अब एक्चुअली में बोन मैरो है क्या? तो आप चिकन खाएं, चिकन में लेग पीस होती है, तो लेग पीस आप देखते हो ना, लंबी हड्डी कुछ इस प्रकार से होती है, तो उसके बीच में जो अंदर में खोखला वाला स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग बोन मैरो कहते हैं, और वो बीच वाले यहाँ पे जो होता है वो रेड बोन मैरो होता है। क्या होता है? रेड बोन मैरो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है रेड बोन मैरो, और यही रेड बोन मैरो में क्या होता है? एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है, यानी एरिथ्रोपोइसिस होता है। अब बात आ गई एरिथ्रोपोइसिस, तो याद रखिएगा एक टर्म है एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस वर्ड जहां आ जाए वहां पे मतलब है फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। क्लियर? यानी आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। खून के बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हीमोपोइसिस। क्लियर? जहां भी पोइसिस वर्ड आ गया मतलब वहां क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है? रेड बोन मैरो में होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डियक साइकिल टाइम इज। कार्डियक साइकिल होता क्या है? तो मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, जब एचएपी की हम लोग एक सीरीज चलाए हैं जिसमें कि 10 वीडियो के माध्यम से आपको मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराएं और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जो कि उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो एचएपी का एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैं 10 वीडियो के माध्यम से, 10 लेक्चर के माध्यम से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हम मेरे से एचएपी बहुत अच्छे तरीके से, तो लाइव क्लासेस के माध्यम से मैं आपका क्लास लेने वाला हूं, तो आप हमारे साथ एनएचएम के कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वो कैसे जुड़ेंगे वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियक वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियक साइकिल मतलब क्या होता है? तो हमारा हार्ट है वो ऑलवेज बीट करता रहता है। बीट मतलब समझ रहे ना, दिल धड़कता रहता है। तो एक बीट हुआ, फिर दूसरा बीट हुआ, फिर तीसरा बीट हुआ, तो 1 मिनट में कितने बीट होते हैं? लगभग 72 टाइम्स, 72 बार दिल धड़कता है। तो एक बीट के बाद दूसरी बीट, मतलब एक बीट के बाद दूसरे बीट के बीच टाइम कितना होता है? मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बीट कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे, यानी जितना प्रोसेस हो, तो वो एक साइकिल हो गया ना। एक बीट कंप्लीट होने में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, फिर कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं, तो उस दोनों प्रोसेस को मिला करके एक साइकिल कहा गया, जो कि एक साइक्लिक वे में होता है ना, तो इसलिए इसको कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या हुआ कि एक बीट कंप्लीट होने में जो भी साइकिल लगेगा, जो भी प्रोसेस जाएगा, उसको कार्डियक साइकिल कह देंगे। वो कितने सेकंड का होता है? तो भैया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? भैया 1 सेकंड में आप ये देखो, एक बीट के लिए कितना सेकंड लग रहा है, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दिल? 72 टाइम्स, है ना। और 1 मिनट में सेकंड कितना होता है? 60 सेकंड होता है ना। तो 72 को 60 से डिवाइड कर दो, फिर एक बार में कितना में धड़कता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0.8। क्या एग्जाम में आप इतने कैलकुलेशन करोगे? नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को चमकाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन करके दिखाया कि मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं। आप ध्यान फाइनली याद रखेंगे कि कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है? 0.8 सेकंड का होता है। इसमें क्या होता है? एक हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल होता क्या है? तो हार्ट को एक बार बीट करने में जितना टाइम लग जाए, जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो एक से कार्डियक साइकिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंटेन। राइट वेंट्रिकल, तो आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है, अब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर यदि बना के दिखाऊं आपको, तो हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? इस तरीके से हमारा हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर है। अब पूछ रहा है कि राइट वेंट्रिकल, क्या पूछ रहा है? राइट वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल हमारा यहाँ पे, तो राइट साइड में किस प्रकार का ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में राइट साइड में ऑलवेज इम्प्योर ब्लड होते हैं, और लेफ्ट साइड में, चाहे वो एट्रियम हो या वेंट्रिकल हो, उसमें क्या होते हैं? प्योर ब्लड होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो दाहिना साइड होता है, दाहिना हाथ,
दाहिने हाथ से हम लोग कौन सा काम करते हैं, शुद्ध काम करते हैं। लेकिन हृदय के जब केस आती है तो अपोजिट होता है, दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो चाहे राइट एट्रियम हो या राइट वेंट्रिकल हो, तो वही बात हो रहा है कि राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंटेन, तो आप हम लोग कह सकते हैं इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और O2 की मात्रा कम है। क्लियर। तो राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंटेन क्या होगा, इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल्स पर मिनट इन ए नॉर्मल क्विट ब्रीदिंग। आप रेस्पिरेटरी साइकिल होता क्या है, रेस्पिरेशन जानते हैं, श्वसन कह सकते हैं। तो रेस्पिरेशन होता क्या है, जब हम एक बार एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, जो सांस बाहर छोड़ते हैं। तो एक प्रोसेस होता है ना, एक बार सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, मतलब एक बार सांस लेने में जो भी प्रोसेस होगा उसको हम लोग रेस्पिरेटरी साइकिल कहेंगे। जैसे कार्डियक साइकिल था, एक बार हार्ट को बीट होने में जो भी प्रोसेस होगा उसको कार्डियक साइकिल कहेंगे। एक बार सेल को डिवाइड होने में जो भी प्रोसेस लेगा उसको सेल साइकिल कहेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, साइकिल का मतलब ये होता है कि एक बार में जो भी प्रोसेसेस हो उसको हम लोग साइकिल कह देते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो भी प्रोसेसेस हो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी साइकिल कह देंगे। तो पर मिनट इन ए नॉर्मल क्विट ब्रीदिंग, एक ब्रीदिंग में एक क्विट ब्रीदिंग, एक बार जब आप सांस लेते हो तो उसमें कितना रेस्पिरेटरी, मतलब एक मिनट में कितना रेस्पिरेटरी साइकिल चलता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ, पर मिनट पूछ रहा है ना, एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। बस नॉर्मली क्वेश्चन यही है कि एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। तो कितनी बार सांस लेते हो, 20 टाइम्स, 18 to 20 टाइम्स होता है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग शॉर्टकट में GH कहते हैं, वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि हार्मोन है तो वो किस ग्लैंड से रिलीज होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब कौन से एंडोक्राइन से रिलीज होता है, तो वो होता है किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आप सभी को पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होता है। अब हम लोग बात थोड़ा सा पिट्यूटरी के बारे में कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो किस शेप का होता है, पी लाइक स्ट्रक्चर यानी मटर के दाने के बराबर होता है। और हमारे सर में जो स्फिनॉइड नाम की बोन है, क्रेनियल बोन है, उसमें एक सेला टर्सिका नाम का फोसा होता है यानी गड्ढा होता है। और उसी गड्ढे में ये मटर के दाने के बराबर एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, और इस ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। क्लियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के आपके दो हार्मोन्स ध्यान में रखने हैं, वो क्या क्या होता है, प्रोलैक्टिन, वो क्या क्या होता है, टेक 1 सेकेंड, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। क्या क्या, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। जबकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं इससे कुल मिलाकर 6 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो किससे निकलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब मैं दिखा देता हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप हमारे साथ पेड क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूंगा कि देखिए जो 6 हार्मोन्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो ACTH जिसको हम लोग एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जिसका कि टारगेट कौन सा, किस चीज़, इसका टारगेट क्या होता है हार्मोन का, फिर इफेक्ट क्या होता है, सब चीज़ें पढ़नी होती है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। ये 6 हार्मोन हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा निकलते हैं। किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। और हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बता दिया कि 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब हार्मोन्स के इफेक्ट क्या हैं, किस उसका टारगेटेड बॉडी पार्ट कौन सा है, वो भी ध्यान रखना है, जो कि मैं पेड क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टिटैनी इज रिलेटेड टू, भाई ये टिटैनी होता क्या है। काफ़ी सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर टेटेनस, नहीं जी, टेटेनस अलग चीज़ है, टिटैनी अलग चीज़ है। टेटेनस एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के नाम की बैक्टीरिया है, जिसके कारण या आपको कहीं भी ऊंड हो गया, कहीं घाव हो गया, कहीं कुछ गड़ गया तो वो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है और वो अपना इफेक्ट दिखाता है, तो उसको टेटेनस कहते हैं। लेकिन यहाँ टिटैनी है, और ये टिटैनी क्या होता है, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हमारा ना टिटैनी को हम लोग हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया
कैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मतलब क्या हुआ, हाइपो वर्ड लगा हुआ है मतलब कम हो गया, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम लोग टिटेनी बीमारी कह देते हैं। टिटेनी में आप ऐसा समझ सकते हो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर डिसऑर्डर है एक तरीके से। जैसे कि आपका हाथ है, मैं दिखाता हूँ, हाथ है तो वो एक तरीके से जकड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप अपने मन से उसको रिलैक्स नहीं कर पाओगे, मतलब होता है ना जकड़ जाएगा इस तरीके से। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो उंगली वगैरह का मसल्स जो है ना वो रुक जाता है, एक तरीके से एकदम जकड़न जैसा हो जाता है, ठीक है। और वो फिर से एक तरीके से मस्कुलर डिसऑर्डर है, होता किसके कारण है, ब्लड में कैल्शियम की लेवल को कम करने के, कम हो जाता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो सकता है। तो यहाँ पे वो 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको छांटना है कि आखिर ब्लड में कैल्शियम का लेवल किस कारण से कम होता है, ठीक है। तब आप समझ पाएंगे कि ये टिटेनी किससे रिलेटेड है। पहली बात मैं क्या समझाया, टिटेनी क्या है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया डिजीज है, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं। और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड करता है। कौन करता है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड में यदि कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, यदि वो ज़्यादा है तो कैल्शियम का लेवल ठीक है, अगर कम है तो क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। तो वही बात हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो गया, हाइपोपैराथायराइडिज्म, मतलब जो पैराथायराइड ग्लैंड है उससे जो सिक्रीशन हो रहा है वो कम हो रहा है, तभी तो, यानी कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया, यानी कैल्शियम का लेवल कम हो गया। अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो मस्कुलर डिसऑर्डर्स आएंगे, और उसी मस्कुलर डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, टिटेनी कहते हैं। क्लियर। तो टिटेनी इज रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया, जिसको कि किस कारण से होता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म क्यों बोले, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड ही ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, तो इसका सिक्रेशन जितना कम होगा यानी हाइपो होगा, कम मतलब हाइपो, ज्यादा मतलब हाइपर, तो कम हो गया यानी टिटेनी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज अलाउड इन। आप पहले मेरे को ये बताओ कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझते हो क्या, आखिर फ्लेक्शन होता क्या है और एक्सटेंशन होता क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है ना, ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है, ये हमारा फोर आर्म है, ये आर्म है, ठीक है। तो ये हमारा एल्बो जॉइंट है, इस पे हम देखेंगे, इसको फ्लेक्स कर सकते हैं ना, देखिए हम लोग इसको मूव करा सकते हैं। तो यदि हम देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यदि हम इसको इस तरीके से मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग फ्लेक्शन कहते हैं। और यदि हम इसे फैला रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है ना, ये वाला एंगल, तो इस एंगल बढ़ रहा है तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे, यदि ये ऐसे हो रहा है तो क्या कहेंगे, उसको फ्लेक्शन कहेंगे। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन टाइप ऑफ मूवमेंट किस में होता है, हमारा एल्बो में होता है, नी ज्वाइंट में होता है, नी मतलब घुटना के पास होता है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग, किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप के ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, तो हमारा हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। किसका, हिंज ज्वाइंट, क्योंकि हमारे हिंज ज्वाइंट किसमें किसमें होता है, आप दो को याद रख सकते हैं, नी ज्वाइंट, क्या, नी ज्वाइंट, और एल्बो ज्वाइंट, क्या, एल्बो ज्वाइंट, जिसमें कि सिर्फ एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन पॉसिबल होता है। जैसे कि गेट पे हिंज ज्वाइंट जस्ट उसी तरीके से काम करता है, जैसे कि एग्जांपल में एल्बो लिखा हुआ होगा, जैसे कि गेट में आप देखे होंगे कब्जा लगा होता है ना, जिस कब्जे के माध्यम से, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल तो बेस्ट यही है, यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है नी, और ये इस तरीके से खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो इस टाइप के खुल रहा है, बंद हो रहा है, इस टाइप के मूवमेंट अगर हो रहे हैं तो उसको हम लोग हिंज ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी जो होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है, रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन के कमी से कारण होता है, तो विटामिन ए, किसके कमी के कारण होता है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्लियर। अब विटामिन सी के कमी के कारण कौन सी बीमारी है, तो वो भी क्वेश्चन में आता है, तो स्कर्वी, क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी। और विटामिन डी के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, क्या, रिकेट्स, जो कि ये तीनों ध्यान रखना है। विटामिन बी के बारे में उतना कोई ध्यान नहीं रहेगा, ये त्वचा से रिलेटेड बीमारियां करती हैं, लेकिन उसके बारे में कभी क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आपके आएंगे तो 3 क्वेश्चन आएंगे, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी, ये तीनों के कारण अक्सर आता है। तो विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी, और विटामिन सी ए के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन था। और यदि आप इसी तरीके से हमारे साथ हर एक सब्जेक्ट अपने एनएचएम की वैकेंसी के सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे पेड क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक बैच लॉन्च करा है, उदित फार्मेसी नाम के ऐप पर है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, हम लोगों की टीम। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जो भी आपके
सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप इसको लाइव क्लासेस के माध्यम से आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। ई बुक PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा, प्लस सिलेबस वाइज MCQ टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं। मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे और प्लस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे कि आपको किस टाइम किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और उस पर कितना वक्त देना है जो कि आपका बेहतर हो पाए, ताकि आप सिलेक्शन अपना पक्का कर सको। ठीक है, यदि आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो हमारे कोर्स को, तो आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है कि आप उदित फार्मेसी प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। देन इस प्रकार से हमारे ऐप का लोगो है, वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद OTP आएगा, OTP डालिए, उसके बाद अपना नाम डालिए, email ID डालिए, उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे और स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको एक कोर्स मिल जाएगा यूपी फार्मासिस्ट NHM नाम से, जिसमें कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोर्स की प्राइसेस अब हाइक होने वाली है। तो अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।